हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, दिस वीडियो, दिस टॉपिक दैट इज ऑफ इलेक्शन कमीशन, राइट, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर योर चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, राइट। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एफपीटीपी एंड पीआर के बीच में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि पीआर के, या कह सकते हैं जो एफपीटीपी का सिस्टम है इंडिया में, क्यों अडॉप्ट हुआ। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ चुके हैं, कैसे इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, दे गो हैंड इन हैंड। ये सारी चीज़ें हम थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ चुके हैं। मैं आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बता चुकी हूँ, एफपीटीपी हम समझ चुके हैं, दो मेजर तरीके, दैट इज इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट या रोल कह सकते हैं अगर किसी का है इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड दैट टू उस इलेक्शन कमीशन का जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? एक आज़ाद, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के होने से इंडिया को एक बहुत बड़ा बेनिफिट ऐसे भी मिला है कि जो इलेक्शंस डेमोक्रेसी के लिए बहुत अहम है, ठीक है, उनको कंडक्ट कराना, उनको होल्ड करना, इंश्योर करना कि वो फ्री और फेयर होने चाहिए। हमने पीछे भी पढ़ा था जब इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी के लिए हम पढ़ रहे थे, उस वीडियो में भी हमने समझा था कि कैसे इलेक्शंस को किसी भी डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर होना चाहिए, उन इलेक्शंस की ऑथेंटिसिटी को रखने के लिए, राइट, बनाए रखने के लिए उनका फ्री एंड फेयर होना ज़रूरी है। और उस फ्री एंड फेयर को आप, मैं या हम में से कोई इलेक्शन की डेट्स को फिक्स नहीं करता। इलेक्शन कितने फेज में, कितने दिनों तक होगा, कितने महीनों तक होगा, कहाँ कहाँ कौन सी डेट्स रहेंगी, ये सब कोई डिसाइड नहीं करता, हम में से तो कोई नहीं करता, राइट। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में, जो इलेक्शन कमीशन का रोल प्ले करता है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो कि ये प्ले करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ नहीं, बहुत हद तक ही दैट दिस रोल दैट इज प्लेड बाय द इलेक्शन कमीशन इज वेरी सक्सेसफुल। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, इलेक्शन कमीशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, इलेक्शन कमीशन को जब हम, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इस हेडिंग का बता दूं कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, इट्स इन द बुक ऑल्सो, एंड इट्स अ फैक्ट कि इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन। तो ये इंडिपेंडेंट के सेंस में है कि कोई भी गवर्नमेंट की ऑर्गन, गवर्नमेंट का की बॉडी, या कोई भी ऑपोजिशन या कोई भी सॉर्ट ऑफ पार्टी जो इलेक्शन में इलेक्शन लड़ रही हो, ठीक है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेरली इस फैक्ट के थ्रू कि हम पावर में हैं, या मेरे पास पावर है, मैं एक पॉलिटिकल ऑर्गन हूँ, या मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ, नहीं, वो इस फैक्ट के चलते इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोज नहीं कर सकती, या ऐसे कोई रूल्स नहीं बना सकती, या ऐसे कोई क्या कह सकते हैं, कंडीशंस नहीं रख सकती इलेक्शन कमीशन के आगे जो कि उनको फेवर करे। तो इस तरीके से यहाँ कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है जिसका काम है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करे, एस्टैब्लिश। और वही मैंने बताया कि इसी के चलते हम कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं या इंश्योर कर सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उसी के चलते वी हैव टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जिसका रोल क्या है, वो कैसे एक तो कंडक्ट करेगी, कैसे। अब इलेक्शन कमीशन की जो चीफ हैं वो तो खुद जाकर के अपना इलेक्शन के वोटिंग प्रोसेस को नहीं देखते, ठीक है, सुपरवाइज तो वो करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज भी करती है एंड कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया के ओवरऑल कंडीशंस जो। और इस चीज़ को भी मैं बता दूं यहाँ पे कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकल बॉडीज के जितने भी इलेक्शंस होते हैं, दे आर नॉट अंडर द इलेक्शन कमीशन। क्लियर? नाउ आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ प्रोवाइड करता है। तो अब आपको इस चीज़ में, ये इस टॉपिक में, या ये यहाँ इस प्राइमरीली स्लाइड में आपको ये चीज़ में गौर पे रखनी है, या आप जिसे कह सकते हैं अंडरलाइन करनी है, इस द आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही प्रोवाइड करता है कि हमारा एक इलेक्शन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनेगा। उसका क्या रोल होगा कि वो सुपरवाइज करे, डायरेक्ट करे, कंट्रोल करे इलेक्टोरल प्रोसेस थ्रू आउट द कंट्री, और इलेक्शंस को कंडक्ट करवाए इंडिया में
फ्री एंड फेयर तरीके से। तो हर चीज़ में हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का रोल यहाँ तक क्या हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना, साथ ही साथ में सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना जितने भी इलेक्टोरल प्रोसेसेस चलते आ रहे हैं इतने टाइम से, हर स्टेट में थ्रू आउट द कंट्री इन सबको देखना कि क्या लिस्ट बन गई, क्या हर एक पार्टी के जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, क्या उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा लिया, क्या वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हैं नहीं है, इन सब चीज़ों को इंश्योर कराना किसका काम है, इलेक्शन कमीशन का। तो वो कंट्रोल भी करते हैं, कंडक्ट भी कराते हैं और साथ ही साथ में सुपर इंटेंस यस डायरेक्ट भी कराते हैं, सुपरवाइज भी कराते हैं हमारे इलेक्शंस को। और उन्हीं के चलते, उन्हीं के होने के चलते हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंट इलेक्शंस या कह सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, होते हैं और होते आए हैं। एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय द 324th आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ईच स्टेट, अब एक चीज और यहाँ पे हम समझेंगे, हर एक स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, ठीक है, हर एक स्टेट का एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है और वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है ही और शी वर्क्स इन अकॉर्डेंस इन असिस्टेंस टू द इलेक्शन कमीशन। वो उस इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग में असिस्टेंस में काम करते हैं, ताकि स्टेट लेवल पे, जैसे अगर हम पूरे जनरल इलेक्शंस की बात करें, लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, तो अगर लोकसभा इलेक्शंस की का हो रहा है तो एक छोटे एरिया की बात नहीं है, इट इज हैपेंस थ्रू आउट द कंट्री। तो हर एक स्टेट में भी, ठीक है, उसको प्रॉपरली कंडक्ट कराना, कि हर एक पूरी कंट्री का मतलब क्या, पूरी स्टेट, सारी स्टेट्स में, राइट। तो हर एक स्टेट को में उन इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, इंश्योर करना कि क्या जो काम हो रहा है, सुपरविजन है, या जो इलेक्शंस का कंडक्ट करवाना, या कह सकते हैं उनका गो थ्रू होना, प्रोसेस करवाना, वो सारा काम हमारे स्टेट में इलेक्टेड जो भी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव या स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर कराते हैं। और उनके हेड फाइनली कौन होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कि इलेक्शन कमीशन का हेड है। क्लियर, ऑब्वियस सी बात है। आप कोई एक इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, मैं मानती हूँ, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जादू घुमाएगी और ऐसी कोई मैजिक वॉन्ड है उनके पास, वो पूरे कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, दे नीड असिस्टेंस, और उसी के चलते हर एक स्टेट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, जो हर एक स्टेट में होते हैं, दे वर्क इन असिस्टेंस विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस इलेक्शन कमीशन को हेड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये आपको याद रखना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, ही हेड्स द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। देखिए, अब CEC की टर्म जो है, CEC क्या था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी टर्म क्या होती है, 6 साल की। साथ ही साथ में वो हटा भी सकते हैं, उनको हटाया भी जा सकता है अगर उनको ऐसा लगा कि कोई ब्रीच ऑफ पावर हो रही है, या कोई ऐसा काम किया उन्होंने जो उनको अपने ओहदे पर बैठ के नहीं करना चाहिए, तो उन्हीं के चलते बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटाया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, हु हेड्स द इलेक्शन कमीशन, जिनकी टर्म 6 साल की होती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन हैज नो टीम ऑफ इट्स ओन। अब ठीक है, इलेक्शन कमीशन की अपनी कोई टीम नहीं है, मेंबर्स हैं, ठीक है, जो हर एक स्टेट में प्रेजेंटेड हैं, उनके अपने अपने कह सकते हैं एक चीफ इलेक्शन जो कि इलेक्शन कमीशन है इंडिया को, जो पूरे इंडिया में इलेक्शंस कराती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो ही स्टेट में भी मौजूद हैं, वो उनका काम करवाते हैं आसानी से। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और उनकी कोई अपनी टीम नहीं है, वो किसके थ्रू काम करते हैं, थ्रू द टीम ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। जो कंट्री की टीम है, जो कंट्री का मैनेजमेंट है, उनके ही थ्रू वो काम करते हैं। जैसे आप कभी इलेक्शन देने या सपोजिंगली वोट देने जब गए हो, आप देखते हो कि ड्यूटी लगती है, या आपके पेरेंट्स या आपके कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो जो कि गवर्नमेंट स्कूल में हो या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हो, तो उनकी इलेक्शन के टाइम में क्या लगता है, गवर्नमेंट ड्यूटी लगती है ना। तो क्या लगती है, उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है, चाहे काउंटिंग में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, तो उनकी क्या इलेक्शन ड्यूटी लगती है। अरे यार इलेक्शन ड्यूटी आ गई, ऐसे बोलते हैं ना, राइट, डिस्कशन हो रही होती है, तो क्या है वो। अब कोई ऐसा तो है नहीं, क्यों है, क्योंकि CC या कह सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन है, उनके पास अपनी कोई टीम नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री के थ्रू काम करते हैं। बट वंस इट हैज डिसाइडेड इट द टर्म्स ऑफ इलेक्शंस, अब अगर इलेक्शन होने हैं और उन्होंने
एक बार इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर लिया कि हमारी ये टर्म्स हैं इलेक्शन के पहले और हम इनको मानेंगे, तो कोई मैनेजमेंट जो भी जिनकी भी वो हेल्प लेते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, वो उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता। उनके टर्म्स एंड कंडीशंस कॉमन हैं और हर एक ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हर एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को मानने होंगे वो। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड विद दिस वी फिनिश द चैप्टर ऑफ क्लास 11 सॉरी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 आपके इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से मैं मानती हूँ नेक्स्ट टॉपिक आप प्लीज़ गो थ्रू करिए उस चीज़ को। एंड इट्स अ वेरी बेसिक थिंग जहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वी नीड सर्टेन रिफॉर्म्स इन द इलेक्शन प्रोसेसेस। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन है इंडिया में, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं, बट स्टिल देयर हैव बीन सर्टेन रिकमेंडेशंस जो कि बहुत आए हैं उनके सामने टू ब्रिंग इन मोर रिफॉर्म्स एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैंने ज़्यादातर सारा चैप्टर आपका, ज़्यादातर क्या, मैंने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आपका ख़त्म करा दिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, स्टिल इफ़ यू फील लाइक डिस्कसिंग एनीथिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आई विल बी कमिंग अप विद चैप्टर 4 नाउ, जो कि है हमारा लेजिस्लेचर। उसके साथ आई विल बी बैक for class 11 and class 12 everyone. I'll be back with another the second chapter of yours, that is era of one party dominance, very soon. Thank you so much everyone. If you found this video useful and if you like this video, please hit the like button and subscribe to the channel everyone. Thank you so much.